हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू एट योर वंडरफुल चैनल साइंस विद संजय। और आज हम करेंगे क्लास 10th के साइंस और डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 जो है कार्बन एवं उसके यौगिक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम जिस टॉपिक की सबसे पहले बात करने वाले हैं वो है एथेनोइक अम्ल। तो एथेनोइक अम्ल का सूत्र क्या होगा? तो देखिए, एथ प्लस में एन प्लस में ओइक, इससे मिलकर बनाइए। एथ का मतलब 2 कार्बन, एन का मतलब 1 कलाबंद और ओइक का मतलब COOH समूह, यही है। तो इससे फार्मूला बनाओ, COOH और ये बनेगा फार्मूला CH3COOH। तो देखो इसमें 2 कार्बन भी है, COOH समूह भी है और इन सब के बीच में 1 कलाबंद भी है। तो ये है आपका सूत्र एथेनोइक अम्ल का। और इस एथेनोइक अम्ल को हम एक और नाम से भी जानते हैं, वो है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल। और ये जो एसिटिक अम्ल है, अगर इसका हम 3 से 4% विलयन उपयोग करें तो उसको हम कहते हैं सिरका। सिरका का नाम आपने आमतौर पर सुना होगा। सिरका का उपयोग हम घरों में करते हैं अचार को बचाने के लिए, यानी कि अचार में इसका उपयोग करते हैं सिरका का, ताकि जो अचार है वो लंबे समय तक पड़ा रहे और ख़राब ना हो। उसके लिए हम सिरका का उपयोग करते हैं। तो किस लिए उपयोग करेंगे? अचार परिरक्षण में, यही है। इसके अलावा जो एसिटिक अम्ल है इसका गलनांक होगा 290 केल्विन। बहुत कम गलनांक होता है इसका, यानी कि अगर थोड़ी सी भी ठंड मिल गई इसको तो ये क्या करेगा? जम जाएगा। जैसे बर्फ़ जम जाती है उसी प्रकार एसिटिक अम्ल यानी कि एथेनोइक अम्ल भी जम जाता है। इसीलिए हम इसको एक और नाम से भी जानते हैं, वो है ग्लेशियल एसिटिक अम्ल। ग्लेशियल एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल तो है ही ये, ग्लेशियल शब्द हमने यहाँ और उपयोग किए, जिसका मतलब क्या है कि ठंड पर ये जम जाएगा। इसीलिए इसका गलनांक जमने पर इसको क्या बोलते हैं हम? ग्लेशियल एसिटिक अम्ल। और ये एक प्रकार का अम्ल है। और अम्ल हमने पढ़े अब तक कौन कौन से? खनिज अम्ल, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। ये सारे के सारे क्या होते हैं? खनिज अम्ल होते हैं। और इनको हम क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल। और प्रबल अम्ल का मतलब क्या होता है? ये हम सेकंड चैप्टर में कर चुके हैं वैसे तो, यानी कि जो आसानी से H+ आयन प्रदान कर दे उनको हम बोलेंगे प्रबल अम्ल। और हर प्रकार का खनिज अम्ल क्या होगा? एक प्रबल अम्ल होगा। लेकिन जो एसिटिक अम्ल है ये प्रबल नहीं होते, इनको हम कहते हैं दुर्बल अम्ल। क्या कहेंगे इनको? दुर्बल अम्ल। क्यों कहेंगे? क्योंकि आसानी से H+ आयन पैदा नहीं करते, किसी भी विलयन में आसानी से ये H+ आयन पैदा नहीं करते, इसीलिए इनको दुर्बल अम्ल कहा गया है। तो ये है इसके भौतिक गुणधर्म एथेनोइक अम्ल के। तो नोट कर लीजिए, इसमें से 1 मार्क्स के काफ़ी क्वेश्चन निकल के सामने आ रहे हैं। जैसे इसका दूसरा नाम है एसिटिक अम्ल। सिरका क्या है? 3 से 4% विलयन को सिरका कहते हैं। इसका उपयोग क्या है वो भी आप लिख सकते हो। गलनांक, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल क्या है और इसको इस नाम से क्यों जाना जाता है, दुर्बल अम्ल क्या है, प्रबल अम्ल क्या है, खनिज अम्ल क्या है, ये सारे के सारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। अब कुछ रिएक्शंस देख लेते हैं एथेनोइक अम्ल की, जिसमें पहली अभिक्रिया है एस्टरीकरण अभिक्रिया। तो एस्टरीकरण का मतलब क्या होगा? इसको हम कहेंगे एस्टर का निर्माण। वो अभिक्रिया जिसमें क्या हो? एस्टर का निर्माण होगा। और एस्टर होते क्या हैं? तो एस्टर का सूत्र होता है COO, जिनके दोनों तरफ एक संयोजकता खाली होती है। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं R और दूसरी साइड हम क्या लिख सकते हैं? R'। तो ये एक एस्टर है। तो नोट कर लीजिए एस्टर का फॉर्मूला, ये होगा एस्टर का फॉर्मूला कंप्लीट। दोनों साइड में एक संयोजकता खाली है, उस पर हम लिख सकते हैं R और R'। और R क्या है? एक एल्काइल ग्रुप। तो अब देखिए कैसे एस्टर का निर्माण होगा। तो इसके लिए हम लेंगे सबसे पहले एथेनोइक अम्ल। तो ये है एथेनोइक अम्ल। इसकी अभिक्रिया करवाएंगे हम
अल्कोहल के साथ, एथेनॉल के साथ, CH3CH2OH के साथ, किसकी उपस्थिति में? अम्ल की उपस्थिति में। अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाएंगे एथेनोइक अम्ल की एथेनॉल के साथ। नोट कर देते हैं इसको यहाँ, एथेनोइक अम्ल, और ये क्या है? एथेनॉल, यही है। तो अब देखिए इन दोनों की अभिक्रिया करवा रहे हैं हम अम्ल की उपस्थिति में, तो क्या होगा? इसका हाइड्रोजन और इसका OH, ये दोनों बाहर निकल जाएंगे और क्या बनाएंगे? देखो जैसे लिखा हुआ वैसे लिख देते हैं, CH3COO, CH3COO लिख दिया। उसके बाद में क्या बचा? ये CH2CH3 प्लस में इसकी हाइड्रोजन और इसका OH क्या बना रहा है? ये वाटर, जल, H2O। समझ में आया कैसे हुई ये अभिक्रिया? एक बार फिर देख लीजिए, CH3COOH, इसको थोड़ा यहाँ पे लिखते हैं। ये है आपका एथेनोइक अम्ल, एथेनॉल को भी लिख देते हैं यहाँ। और ये है OH। तो अब क्या होगा कि इसका हाइड्रोजन और इसका OH ये दोनों बाहर निकल जाएंगे। इस रिएक्शन को आपने ऐसे याद रखना है। और इन दोनों की बाहर निकलने से क्या बनेगा? H2O। अब जो बाकी बचा उनको जोड़ दो। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं हम। CH3, ये CH3 है ना, इतना इतना देखो। उसके बाद में COO। अब क्योंकि इसमें से एक हाइड्रोजन बाहर निकल चुका है तो यहाँ इसकी एक्सोन खाली है, ये वाली। तो अब इसके साथ क्या जुड़ेगा? और इधर से ये OH ग्रुप बाहर निकल चुका है तो यहाँ से भी इसकी एक्सोन खाली है, तो ये CH2 जुड़ेगा इसके साथ, CH2। और उसके बाद में CH2 के साथ क्या है? CH3। तो पता लग गया ना ये कैसे जुड़ा, कैसे ये फार्मूला बन गया। तो ये क्या चीज़ आपके पास? एस्टर। तो देखो ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है और बीच में क्या है? COO। तो ये बन गया आपका एस्टर। तो इस प्रकार क्या है? एथेनोइक की एथेनॉल के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप एस्टर का निर्माण होगा। तो लिखो इसके बारे में, एथेनोइक अम्ल क्या करेगा? किसी अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, किसी अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में किससे अभिक्रिया करेगा? एथेनॉल से। एथेनॉल से अभिक्रिया करके एस्टर का निर्माण करते हैं। और इस अभिक्रिया को कहेंगे एस्टरीकरण अभिक्रिया, क्योंकि इस अभिक्रिया में एस्टर का निर्माण हो रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये आपकी, तो इसलिए इसको अच्छे से याद कर लेना, नोट कर लीजिए। आगे लिख भी सकते हो। इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो ये है, याद करना बिल्कुल सिंपल है। आपने याद क्या करना है कि एथेनोइक प्लस में एथेनॉल, इन दोनों की अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया करवानी है। यानी कि ये थ्योरी आपने याद करनी है और उससे क्या बनाएगा? हमारे पास एस्टर का निर्माण होगा उससे। ये थ्योरी अगर आपको याद है ना तो इस रिएक्शन में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एथेनॉल का फार्मूला आपको बनाना आएगा, एथेनॉल का फार्मूला भी आपको बनाना आना चाहिए, और एस्टर का फार्मूला मैंने आपको यहाँ बता दिया। अगर ये तीनों फार्मूले आपको बनाने आते हैं
और ये थ्योरी आती है, तो इस रिएक्शन में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो नोट कर लीजिए इसको। और अगर एस्टर के बारे में हम बात करें तो एस्टर होता है ना, जो इसकी गंध होती है मृदु, मृदु यानी कि मिठी गंध होती है इसकी, इसीलिए इसका उपयोग करते हैं हम इत्र बनाने में या स्वाद उत्पन्न करने वाले कारक में एस्टर का हम उपयोग करेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की, वो है साबुनीकरण अभिक्रिया। तो इस रिएक्शन में क्या होगा, इसमें हम क्या करेंगे, एस्टर की अभिक्रिया करवाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। वही एस्टर जो हमने लास्ट रिएक्शन में बनाया था, उसी एस्टर की रिएक्शन हम करवा रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो इसमें बनेंगे अल्कोहल व कार्बोक्सिलिक अम्ल। वही कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल जिनसे हमने एस्टर का निर्माण किया था वापस बन रहे हैं यहाँ पर। तो देखो कैसे इसकी रिएक्शन, एस्टर लिखो CH3 COO CH2 CH3, इसी एस्टर का निर्माण हुआ था लास्ट रिएक्शन में। तो अब इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो देखो क्या होगा, तो इस रिएक्शन में क्या होगा कि ये जो सोडियम और हाइड्रोक्साइड है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये दोनों अलग अलग आयन बन जाएंगे। तो अब क्या होगा, देखिए ये जो सोडियम है ये तो चला जाएगा इसके साथ, और ये जो हाइड्रोक्साइड है ये चला जाएगा इसके साथ। समझ में बात, ये जो सोडियम है ये भी दोनों बीच में से टूट जाएगा, कहने का मतलब ये है यहां से। तो ये और ये आपस में जुड़ जाएंगे। कैसे जुड़ेंगे देखो, तो सबसे पहले हम अल्कोहल की फॉर्मेशन करते हैं। CH3 CH2 कैसे बना ये देखो CH3 CH2 और इसके साथ क्या जुड़ेगा, ये OH, तो लिख देते हैं OH। तो ये क्या है, एथेनॉल, यही है ना। अब प्लस में CH3 COONA, CH3 COONA, जहाँ पर इसकी संयोजकता खाली होगी वहीं पर हम क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे। अगर इसको ध्यान से आप देखो, मैं ये सारा कुछ इरेज कर देता हूँ। तो अब इसको देखो ध्यान से, ये O और ये, अब ये इसको यहाँ से हम ब्रेक कर रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ एक इसकी संयोजकता खाली होगी O के साथ और एक इस कार्बन के साथ। तो यहीं पर हम क्या करेंगे, इस OH को यहाँ जोड़ देंगे और इस Na को यहाँ जोड़ देंगे। तो देखो क्या बनेगा, CH3 CH2OH, CH3 CH2OH, और इसी प्रकार CH3 COONA, CH3 COONA। और ये क्या है, ये है साबुन का अणु। और इसी कारण, क्योंकि इसमें साबुन का निर्माण हो रहा है इस रिएक्शन में, तो इसीलिए इस अभिक्रिया को हम कहेंगे साबुनीकरण अभिक्रिया। तो साबुन के अणु होते क्या हैं, तो वो भी देख लीजिए। ये होते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल की लंबी श्रृंखला के अणु होंगे ये, कि सोडियम या पोटेशियम लवण होंगे ये। एक बार फिर बता देता हूँ, साबुन के जो अणु हैं वो क्या होंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या यहाँ पर क्या होगा पोटेशियम, उसके अणु होंगे। और इसमें कार्बन की लंबी श्रृंखला होंगी, लंबी कार्बन श्रृंखला। तो नोट कर लीजिए ये भी कि साबुन का अणु होता क्या है, क्योंकि आगे हम इसका उपयोग करके साबुन के अणु का निर्माण करेंगे। तो इस अभिक्रिया को बोलते हैं साबुनीकरण अभिक्रिया, क्योंकि इसमें साबुन का निर्माण हो रहा है, इसीलिए इस अभिक्रिया को कहेंगे साबुनीकरण अभिक्रिया। और ये रिएक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। तो इसकी थ्योरी लिखते हैं, तो लिखिए एस्टर व सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया से अल्कोहल व
कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण बनते हैं। इस अभिक्रिया को साबुनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। कहते हैं क्योंकि इस अभिक्रिया से साबुन का निर्माण होगा। साबुन का निर्माण होगा, लिख दीजिए निर्माण होगा। क्लियर पॉइंट? तो नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये भी। अब हम करेंगे एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया क्षारक के साथ। तो देखिए क्षारक के साथ अभिक्रिया करने पर ये क्या करेगा। तो एथेनोइक अम्ल लेते हैं हम CH3COOH, यही है, प्लस में एक क्षारक सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो अब आप बताइए कि इस रिएक्शन में क्या होगा। तो वही जो अब तक होता है, ये 2 पार्ट से डिवाइड हो जाएगा और ये जो सोडियम है वो क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, इस हाइड्रोजन के ऊपर। ये जो हाइड्रोजन है इसके ऊपर अटैक कौन करेगा, सोडियम। इसको बाहर निकाल देगा और खुद इसकी जगह जाके बैठ जाएगा और ये हाइड्रोजन इस OH के साथ अभिक्रिया कर लेगा और क्या निर्माण करेगा, वाटर का, जल। बाकी जो बचा जोड़ दो, CH3COONA, वही साबुन का अणु फिर बन चुका है यहाँ पर। और इसका नाम क्या होगा वैसे, इसको हम कहते हैं सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट। तो नोट कर लीजिए, ये बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन है। और इस रिएक्शन में ये क्या है, एक अम्ल, और ये क्या है, एक क्षारक। और अम्ल और क्षारक की आपसी अभिक्रिया से क्या बन रहा है यहाँ पर, लवण व जल। ठीक है, तो अब इसकी थ्योरी नोट कर लीजिए। क्या लिखोगे इसमें, लिखिए खनिज अम्लों की भांति एथेनोइक अम्ल व क्षारक की आपसी अभिक्रिया में लवण व जल का निर्माण होता है। क्लियर ये पॉइंट? तो देखो अम्ल व क्षारक की अभिक्रिया से क्या बन रहा है हमारे पास, लवण व जल। जैसे खनिज अम्लों के केस में हुआ था। खनिज अम्ल कौन कौन से होते हैं, HCl H2SO4। तो वही सेकंड चैप्टर या रिवाइज हो रहा है, तो ये नोट कर लो। अब देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। इसमें हम बात करने वाले हैं एथेनोइक अम्ल की कार्बोनेट व हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। तो देखिए इस रिएक्शन को हम कर चुके हैं सेकंड चैप्टर में। कैसे, तो देखो अम्लों की अभिक्रिया की थी हमने किसके साथ, कोई भी धातु कार्बोनेट के साथ, या हम ये कहें कि इनकी अभिक्रिया की थी हमने धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। तो क्या फॉर्मेशन हुई थी उसके अंदर, क्या प्रोडक्ट बने थे, याद है या भूल गए? उसमें हमारे पास निर्माण हुआ था लवण का, जल का व CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो यही उत्पाद यहाँ बनेंगे। तो देखो क्योंकि यहाँ पर भी हम क्या ले रहे हैं, एक अम्ल ले रहे हैं। हो सकता है ये दुर्बल अम्ल हो और वहाँ हमने प्रबल अम्ल लिया हो, लेकिन क्या है तो अम्ल ही। तो इसलिए उत्पाद हमारे पास एक जैसे ही बनेंगे। तो लीजिए एथेनोइक अम्ल,
CH3COOH। अब इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं कार्बोनेट के साथ। कार्बोनेट कौन सा लेंगे? Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। तो इससे क्या बनेगा? ये दो तो फिक्स है, तो लिख दो इधर H2O प्लस में CO2। अब लवण देखो कौन सा बनेगा। तो अब इसके अंदर सोडियम है और यहाँ ये क्या करेगा? इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा। जैसे हम पिछली रिएक्शंस में देखते हैं, तो देखो क्या होगा, ये इसके ऊपर अटैक करेगा और खुद जुड़ जाएगा इसके साथ, तो जिससे बनेगा सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। ये एक लवण है सोडियम एसीटेट। तो ये तो रिएक्शन होगी आपकी कार्बोनेट के साथ। अब हम बात करते हैं एथेनोइक अम्ल की रिएक्शन हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। तो इसमें ले रहे हैं हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो वही सेम प्रोडक्ट बनेंगे इसमें भी, H2O प्लस में CO2। और इसके साथ क्या होगा? ये सोडियम अटैक करेगा इस हाइड्रोजन पर और बना देगा सोडियम एसीटेट। तो ये है आपकी अभिक्रिया कार्बोनेट व हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। इसको बैलेंस भी कर सकते हो आप। तो देखो इधर 2 सोडियम है और इधर 1 ही है, तो इसके आगे 2 लगा दो, इधर 2 लग जाएगा। ये बैलेंस है और ये भी पहले से बैलेंस है। और इसकी थ्योरी में हम लिखेंगे एथेनोइक अम्ल कार्बोनेट व हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके क्या निर्माण करेगा? लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। लवण, जल व CO2 का निर्माण करता है। तो नोट कर लीजिए इसको भी। तो ये है आज की रिएक्शंस। तो इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। और इस वीडियो को बार बार देखोगे तभी आपको समझ में आएगी। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें, कमेंट करें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें।